हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले 15 अक्टूबर को जो अग्नि परीक्षा थी उसके वीडियो सॉल्यूशंस। जैसे जैसे वीडियो देखेंगे या जैसे जैसे अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, देखते कि वो डिफिकल्टी लेवल सीईटी में आ सकती है, सी मैट में आ सकती है, स्नैप में, कौन से एग्जाम में वो डिफिकल्टी लेवल आ सकती है। सारे क्वेश्चंस अग्नि परीक्षा के एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो बैंकिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं, जो अपने एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, कोई भी एग्जाम में जो एप्टीट्यूड बेस्ड है उसमें आ सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस का है, दिख रहा है मुझे एक्स रेस टू 4 एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई की टर्म है। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो जो भी हमें दिया है, जैसे दिस टू कंडीशंस आर गिवन टू अस, हमें 4xy की वैल्यू निकालनी है। तो इससे मैं ये कंडीशन में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ या ये कंडीशन से इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ क्या? कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी और जो पूछा है हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी जनरली। अभी इसमें मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि मुझे a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। ऑब्वियसली इफ यू नो द फॉर्मूला तो आपको इजी जाएगा। ऑलराइट, तुम्हें फॉर्मूला पता नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट्स इट। सिंपल फॉर्मूला है। a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब तुम ऐसे भी कर सकते हो कि मुझे a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, सो a प्लस बी को एक टर्म मानो, c को एक टर्म मानो। ऑब्वियसली तुम्हें एग्जाम में ये सब डिराइव करने की चांस नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है। ऐसे ही देखो, a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी इंटू सी। तो मैंने बेसिकली ये पूरे टर्म को a प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट किया। मतलब टू टर्म्स का तो हमें पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अभी इसका स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर, इसमें 2ac प्लस 2bc, वही यहाँ पे लिखा है मैंने। ऑलराइट, तो इट्स बेटर इफ यू नो द फॉर्मूलाज। ठीक है, तो इसको मैं स्क्वायर करूंगा अभी, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जो था इसका होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ac bc। तो ए बी मतलब एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये? ए बी मतलब एक बार मैंने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक बार इन दोनों को, एक बार ये दोनों को, तो बराबर से टर्म्स हो गए अपने पास। ठीक है, तो इसमें बराबर इसकी वैल्यू आ रही है, देखो एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेस टू 4, यहाँ पे दिख रहा है मुझे वो। ठीक है, तो बस मैं सब्सटीट्यूट करूँगा। बेसिकली अभी हमने क्या किया, इसको स्क्वायर किया, तो इसका भी एक वैल्यू रहेगा ना। क्यों? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया है। तो इसको अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो इसको भी स्क्वायर करूँगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 9। ऑलराइट, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इसकी वैल्यू मुझे दी उन्होंने, कुछ तो वैल्यू दी, एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू 21। ठीक है, सो 9 इज इक्वल टू 21 प्लस, इसमें कुछ कॉमन निकलता है क्या देखेंगे। ठीक है, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? यस, अगर मैं एक्स वाई कॉमन निकालता हूँ, हर इसमें एक्स वाई तो है ही। ठीक है, बेसिक मतलब हर इसमें एक्स कॉमन है, इसमें वाई है, हर एक टर्म में एक्स वाई ये कॉमन है, तो वो मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें वाई स्क्वायर प्लस इसमें एक्स वाई। इसका कुछ दिया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखो वापस से ये आया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो वापस से ये मैं सब्सटीट्यूट करूँगा उसमें कॉमन निकालने के बाद, तो ये इसमें 3 डाल दूंगा। तो इट इज़ गोइंग टू बी 9 इज इक्वल टू 21 प्लस 6xy। तो ये हो जाएगा दूसरी साइड जाके -12 इज इक्वल टू 6xy। xy की वैल्यू आएगी -2। वही पूछा है क्या? नहीं, 4xy। तो वो भी देखते जाओ, मतलब लकीली यहाँ पे -2 ऑप्शन नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, सिली मिस्टेक इसे बोलते हैं कि हाँ -2, जो मुश्किल काम है वो कर दिया, -2 लाया मैंने, पर अभी 4xy पूछा, मैंने xy निकाला, तो -2 इंटू 4 -8। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ऑब्वियसली इफ यू आर कंफर्टेबल विद फॉर्मूला तुम्हें आ जाएगा।
ऑलराइट गाइज, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर. कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स रह गए, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बोलो. ऑलराइट, इफ 60% of x minus y, 60% is nothing but ये of x minus y is equal to 45% of x plus y. सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं. 100 से 100 कट, ये 15 से होगा, ये 15 फोर जा है. सो बेसिकली 4x minus 4y इज इक्वल टू 3x plus 3y. पूछा क्या है, y इज इक्वल टू. अच्छा, तो इससे देखो मेरा y और x में रिलेशन आएगा, पर उससे मैं कुछ वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा बिकॉज आई हैव 2 वेरिएबल्स एंड 1 इक्वेशन. इसलिए उन्होंने और एक इक्वेशन दे दी. ठीक है, सो आई नाउ हैव 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस. आई होप कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते तुम्हें आता है. सो 3x एक साइड जाएगा, 4y एक साइड जाएगा. सो x इज इक्वल टू 7y. ये मेरी एक इक्वेशन होगी. सेकेंड क्या है, y इज इक्वल टू k परसेंटेज ऑफ x. k परसेंटेज, परसेंट मीन्स पर 100. तो पर 100 मतलब पर के बाद मतलब डिविजिबल होता है ना, तो k बाय 100 इंटू एक्स. ठीक है, तो सब्सटीट्यूट करो. बेसिकली देखो अभी x इज इक्वल टू 7y पता है, मैं बस सब्सटीट्यूट करूंगा. x की जगह 7y डालूंगा. क्यों, तो y दोनों साइड पे कट हो जाएगा, तो k की वैल्यू मिलेगी. और हमें पूछा है 21% ऑफ k, इजी हो जाएगा. तो x की जगह 7y डालो, तो 7y इंटू k बाय 100 इज इक्वल टू y. दोनों साइड y से y कट, k की वैल्यू का क्या आ जाएगी, 100/7. अभी 100/7 आई, k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. इजी क्वेश्चन था गाइस ये. ठीक है, मतलब ये सारे CET लेवल या स्नैप लेवल आ सकते हैं, किसमें भी, CMAT में आ सकते हैं, कोई भी एग्जाम लो, टिसनेट में भी आ सकता है, NMAT में भी आ सकता है, और तुम्हारे बैंकिंग एग्जाम्स में भी आ सकता है. दोनों क्वेश्चन कोई भी. ठीक है, जनरली अल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस इतना, अगर तुम लोगों ने TBT मैट्रिक्स वाले वीडियोस देखे तो अल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस पे बहुत क्वेश्चंस नहीं पूछते. मतलब पूछते भी है, तो ऐसे नहीं कि 4-5 क्वेश्चन आ गए 21 पे. परसेंटेज पे कैसे क्वेश्चंस तो आती DI के फॉर्म में आएंगे, स्टैंडर्ड लोन क्वेश्चन में आएंगे, 2-3 कंसेप्ट मिक्स करके आएंगे, तो आती ही है वो क्वेश्चंस. ठीक है, तो 21% ऑफ 100/7 सिंपल. 7 1 3 जा. ये तुम्हें समझ में आए इसलिए मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ. कुछ चीज़ें मन में सॉल्व करना सीखो. ठीक है, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, मतलब क्या है कि अगर 10 स्टेप का आंसर है, 5 स्टेप मन में कर रहे हो, दैट्स इट. देयर इज नो सच थिंग एज कुछ शॉर्टकट या कुछ अलग नहीं है. बस मन में चीजें करना सीखो, हो जाएगा शॉर्टकट. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कैन डू 2/5 ऑफ अ वर्क. देखो अरिथमेटिक के क्वेश्चन ही अभी, मतलब तुम्हारा टाइम एंड वर्क हो गया. पिछला क्वेश्चन परसेंटेज का था, ये पार्टनरशिप का है, ये एवरेज का है. ठीक है, तो ये सारे ये क्वेश्चंस आते ही है कोई भी एग्जाम में. ए कैन डू 2/5 ऑफ वर्क. 2/5 ऑफ वर्क 6 डेज में करता है. ठीक है, मन में कैसे करना है, 1/5 वर्क कितने दिन में करेगा वो, 3 दिन में, इसका हाफ. ठीक है, वर्क मतलब डेज एंड वर्क का रिलेशन क्या है. अगर अपने लोग जो है, अभी इस केस में ए ही है, मतलब नंबर ऑफ पीपल कांस्टेंट है, ए ही है, और ऐसा भी नहीं कि कोई और बंदा है, ए ही काम कर रहा है, एक ही बंदा काम कर रहा है, वो भी ए ही. तो अगर मैं डेज ज़्यादा इंक्रीज करता हूँ, मतलब नंबर ऑफ डेज उसको ज़्यादा देता हूँ, ज़्यादा कर तू ये ले, ज़्यादा डेज दे रहा हूँ मैं, तो वो काम ज़्यादा करेगा ऑब्वियसली. एक दिन में अगर 10 यूनिट कर रहा है, 10 दिन में 100 यूनिट करेगा. ठीक है, वही उसको अगर डेज में कम कर देता हूँ, नहीं भाई तेरे पास 5 ही दिन है, तो 10 दिन में अगर 100 यूनिट्स कर सकते हैं, 5 दिन में 85 यूनिट्स कर पाएगा, कम हो जाएगा. तो दैट इज डायरेक्ट रिलेशन. तो अगर मैं यहाँ पे हाफ कर रहा हूँ, 1/5 वर्क वो 3 डेज में करेगा. ठीक है, टोटल वर्क इज नथिंग बट 5/5, क्योंकि 1 वर्क कर रहा है ना अपन, 1 यूनिट ऑफ वर्क. तो गाइज टाइम एंड वर्क का ना तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फ्री ट्रायल लेसन है, वो देख लो. ठीक है, उसमें टाइम एंड वर्क के हमने 4 मेथड्स डिस्कस किए कि कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का 4 अलग अलग मेथड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो इट्स यूजफुल टू यू बिकॉज कि कोई फर्स्ट मेथड से कंफर्टेबल है, कोई सेकेंड, कोई थर्ड, अलग अलग कंफर्ट लेवल के हिसाब से. तो ऐसा नहीं कि मैं अगर यूनिटरी मेथड, यूनिट वर्क मेथड से कर रहा हूँ, कोई LCM मेथड से कर रहा है. ठीक है, कोई कुछ भी मेथड से कर सकता है, मतलब जो भी तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से. तो 2/5 वर्क को 6 डेज, तो 1/5 वर्क को 3 डेज, तो 5/5 मतलब पूरा वर्क कंप्लीट करने को 3 डेज इंटू 5 डेज, क्योंकि 1/5 पे लाया ना मैंने, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/5, तो 3 डेज 15 डेज. आई होप दिस इज क्लियर. बेसिकली यूनिटरी मेथड है, मतलब ये जो तुमने
थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड, 2/5 वर्क को उसको 6 दिन लग रहे, तो 1 वर्क को कितने लगेंगे, क्वेश्चन मार्क, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2/5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2/5 इज नथिंग बट मल्टीप्लाइड बाई 5/2 इंटू 6, 2 1 2 3 15, ये सब मन में करना है, ठीक है। मैं अभी दिखा रहा हूँ ताकि तुमको कंसेप्ट समझे, बट मन में करना है। बी कैन डू 2/3 वर्क, सिमिलरली वही लॉजिक, 2/3 वर्क अगर मतलब बेसिकली अपन ने क्या किया, 5/2 इंटू 6, यहाँ पे 3/2 इंटू 12, 18 डेज। तो ए को 15 दिन लग रहे हैं, बी को 18 डेज लग रहे, ठीक है। ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि 18 और 15 का एलसीएम लेंगे। अभी हमने यूनिट वर्क भी मेथड यूज किया, अभी एलसीएम भी यूज करते हैं, मतलब तुम्हें समझेगा धीरे। तुम वो टाइम एंड वर्क का बेसिकली ट्रायल लेसेस देखो, तुम्हें ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ये वीडियोस का एम ये नहीं कि तुमको हर एक कंसेप्ट समझ में, ये वीडियोस का एम है कि ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है, बेस्ट मेथड क्या है। पर वो टाइम एंड वर्क का अगर तुम ट्रायल लेसन्स देखते हो तो तुम्हें इजीली हर एक कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट्स से कि 18 और 15 का मुझे एलसीएम निकालना है, तो 3 दिख रहा है, 3 5 15, 6 90, ठीक है, एलसीएम इज 90। तो 90 यूनिट्स में वर्क अज्यूम कर रहा हूँ। आई होप कि एलसीएम निकालते आना चाहिए। जैसे मैंने इसका एक फैक्टर निकाल लिया कॉमन, दैट इज 3, ठीक है, बट दिस इज 3 इंटू 5, दिस इज 3 इंटू 6, तो 5 और 6 तो कॉमन नहीं, पर वो भी कंसिडर करने पड़ेगे एलसीएम में। अपन जीसीडी या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं निकाल रहे अपन, एलसीएम। तो एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में जो कॉमन रहता है वो एक बार ही लेना है, ठीक है। दोनों में 3 3 है तो वो एक बार ही लिया, जो कॉमन नहीं वो एक, मतलब वो भी लेने हैं हमें, ठीक है। 5 इंटू 6 तो हो जाएगा 90। तो बेसिकली 15 दिन में अगर ए 90 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, पर डे इज डूइंग 6 यूनिट्स ऑफ वर्क, 6 यूनिट्स पर डे। ए का काम हुआ, बी का हो गया 5 यूनिट्स पर डे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अभी क्या पूछ रहे हैं, एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। तो एक दिन में ये टोटल 11 यूनिट्स कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितने करेंगे, 6 डेज में कितने करेंगे, 6 इंटू 11 66 यूनिट्स। ये हो गया ए एंड बी का साथ में। अभी पूछा क्या है देखते। सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना है, हमने अज्यूम किया 90 यूनिट्स है, तो 90 माइनस 66 रिमेनिंग है, दैट इज 24 यूनिट्स। अगर 24 यूनिट्स ऑफ वर्क सी कंप्लीट कर रहा है 8 दिन में, तो उसका रेट क्या हुआ ऑफ डूइंग वर्क, 24 डिवाइडेड बाई 3 यूनिट्स पर डे, दिस इज सी का रेट। तो हमारे पास सबके रेट आ गए, रेट इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो अभी क्या पूछा है, ए एंड सी वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क इन ए एंड सी का रेट था 3 यूनिट्स पर डे, दोनों साथ में काम कर रहे तो कितने यूनिट्स कंप्लीट कर रहे, 3 + 6 9 यूनिट्स पर डे कंप्लीट कर रहे हैं। अपने पास काम कितना है 90 यूनिट्स का, एक दिन में 9 यूनिट, 90 यूनिट्स को कितने दिन, 90/9, 10 डेज। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 डेज। आई होप दिस इज क्लियर। इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, सीईटी लेवल ही है। तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो तुम ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो, ऑलराइट। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर कैपिटल्स। ओके, ये पार्टनरशिप वाले स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का बेसिकली ये फंडा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, जनरली ईयर वाले क्वेश्चंस पूछते हैं एनुअली, जो भी प्रॉफिट रहेगा वो सिर्फ जितना कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया उसके रेशियो में नहीं आएगा, बट जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया प्लस कितने पीरियड के लिए किया, दोनों फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या है, ए है, बी है, सी है, कैपिटल्स कितने रेशियो में किया है, 4:2:9, ठीक है। एट द एंड ऑफ दी और एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ए हाफ्स, ओ ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एवरी क्वार्टर ये होने वाला है ना उनका, ए बी सी, पहला क्वार्टर 4:2:9 दिया है, फिर एट द ए हाफ्स इज कैपिटल, ये क्वार्टर। आई होप क्वार्टर, साल का क्वार्टर, तुम लोग अभी ये फाइनेंशियल टर्म्स वगैरह बेसिक ही है। क्वार्टर इज नथिंग बट 1/4, राइट। तो साल में 12 महीने रहते हैं तो क्वार्टर इज 3 मंथ्स। वही हमारा फाइनेंशियल ईयर भी क्वार्टर्स में ही डिवाइड होता है, जैसे अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड क्वार्टर, मतलब बेसिकली 3 महीने, ठीक है। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, तो खत्म, अप्रैल टू मार्च एक फाइनेंशियल ईयर खत्म।
देखते ए हाफ्स इज कैपिटल, ए का कैपिटल अभी नेक्स्ट अभी देखते 3 महीने में है ना, एवरी क्वार्टर। ए हाफ्स इज कैपिटल, बी डबल्स इज कैपिटल, सी लिव्स इज कैपिटल अनचेंज्ड। तो ये रेशियो है बेसिकली, ठीक है, कुछ भी कंसीडर कर सकते, 4x 2x 9x, दैट वोंट मेक अ डिफरेंस। अपन देखते ए हाफ्स इज कैपिटल, नेक्स्ट 3 महीने के लिए ये है, ये डबल करता है, ये ऐसे ही रखता है। वापस से नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, ये 9x है। अभी लास्ट के 3 महीने के लिए 0.5x हो जाएगा, ये 16x हो जाएगा, ये 9x है। पूछा क्या है, दिया क्या है, देखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर का ही पूछा है, प्रॉफिट वॉज 24,000 ए का। ऑलराइट, तो ए का प्रॉफिट कितना, अभी ए कितना, जैसे मैंने बोला कि मंथ्स मतलब कितने पीरियड के लिए प्लस वो जो भी अमाउंट है। तो जैसे ये टोटल इसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स, वही है पार्टनरशिप का फंडा। तो 4x इंटू 3 है 12x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ये 18 है, 12 4 3 12 प्लस 6 18 प्लस 3 21 प्लस 1.5 22.5। ये रेशियो में उनका एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए 22.5:2, क्योंकि जैसे मैंने बोला पार्टनरशिप में नंबर ऑफ मंथ्स या पीरियड भी लेते, यही अगर एक साल के लिए होता, ठीक है, एक साल के लिए होता तो इजी हो जाता कि डायरेक्टली अपन 4x इंटू 1 इज टू 2x इंटू 1 इज टू 9x इंटू 1, यही अगर पीरियड मतलब यही कैपिटल पूरे साल के लिए, तो हमें मंथ्स का लेने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 4x इंटू 12 इज टू 2x इंटू 12 इज टू 9x इंटू 12, ठीक है। तो ये 12 वैसे भी रेशियो में कट हो जाता था इसलिए, ठीक है। पर अब ये कैसे है कि हर 3 महीने में कैपिटल अलग है, ठीक है, कैपिटल किसी की कम हो रही है किसी की बढ़ रही है, तो हमें 3 महीने का कंसिडर करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो ये 2 3 6 6 प्लस 12 18 18 प्लस 24 इज 42 42 प्लस 48 इज 90। अभी इसका 9 इंटू 3 27 27 इंटू 4, क्योंकि हर 3 महीने में सेम ही है उसका 9x, तो 27 इंटू 4 108। ये रेशियो में उनका प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका रेशियो निकालते, थ्रू आउट में 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि आई गेट रिड ऑफ डेसिमल, ठीक है। 9 से डिविजिबल है उतना दिख रहा है, 9 1 जा 9 5 जा 9 2 जा, ठीक है, 100 जा, ये होगा 120, अभी 5 से दिख रहा है, 5 5 जा 520 जा, ये रेशियो में 5:20:24, ये रेशियो में ए का प्रॉफिट ABC का प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए। पर अभी उन्होंने क्या दिया है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। ओके, ए का प्रॉफिट दिया है, मतलब 5 यूनिट्स का वैल्यू दिया है उन्होंने 24,000, 5 यूनिट्स का अगर 24,000 है, हमें पूरे यूनिट्स का निकालना है टोटल प्रॉफिट ना, 24 44 49 यूनिट्स इसका क्वेश्चन मार्क। तो इट वुड बी 49 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 24,000, ठीक है, सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर। अभी अगर अपन अप्रोक्सीमेशन करते, लेट्स ट्राई टू डू अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं इसे 50 मानता हूं तो 5 10 जा, तो ये 2,40,000 आना चाहिए, ठीक है। पर 2,40,000 मेरा मैक्स मतलब ऊपर की वैल्यू आ गई, क्यों? क्योंकि ऊपर 49 चाहिए, पर मैंने 50 लिया है, तो 2,40,000 से कम ही चाहिए, सारे कम ही है, ठीक है, सारे कम ही है। तो अपन क्या करेंगे, अभी सॉल्व करते हैं, लेट्स ट्राई कि 2,40,000 इंटू 50 क्यों कर रहा हूं मैं, इंटू 50 करता हूं, फिर बाद में बेसिकली ऐसे कर रहा हूं मैं, 50 माइनस 1 24,000, सॉरी 24,000 इंटू 50 माइनस 24,000 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। या फिर एक चीज क्या कर सकते हो कि डिवाइडेड बाय 5 है ना, तो मैं करूँगा एक ऐसे भी कर सकते हैं। अगर तुम लोग कैलकुलेशन टेक्निक्स जानते हो तो 24,000 डिवाइडेड 5 है ना, इट इज़ नथिंग बट 24,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कैसे है कि 0 0 भी कट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4800। समझ रहे हैं कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस। ये 5 को ही मैं क्या करूँगा, 2 करूँगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 10 करूँगा ऊपर 2 आ जाएगा, ये 49 हो गया, ये कट हो गया। तो ये हो गया, बेसिकली मुझे वैल्यू निकालनी 4800 इंटू 49 की। अभी ऑब्वियसली मुझे 48 का स्क्वायर नहीं पता है, जो निकाल सकता है निकालो, इजी है, ठीक है। और एक अलग तरीका क्या हो सकता है कि 4800 इंटू 50 करो, जो कि मैंने किया है 2,40,000, उसमें से 4800 सब्ट्रैक्ट करो, सिंपल।
4800 क्यों ये करना है सब्ट्रैक्ट, ये वाले रीजन की वजह से कि 2,40,000 मतलब 24,000 इंटू 50 -1 कर रहा हूँ मैं इसलिए, ठीक है। तो 4800 सब्ट्रैक्ट करो तो इट्स गोइंग टू बी 2,40,000 माइनस 5,000 करो 2,35,000, पर 5,000 की जगह पे मैंने मतलब 4800 की जगह पे मैंने 5,000 सब्ट्रैक्ट किए, तो वापस से जो 200 एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट किए वो ऐड करूंगा। सो मेरा आंसर आ जाएगा 2,35,200। तो गाइस कैलकुलेशन भी कैसे कर रहा हूँ समझो, ठीक है। तुम 48 के स्क्वायर, तुम्हें आई होप कि स्क्वायर्स के अलग अलग वेज पता है, ठीक है। दिस इज बेसिक, ये तुम्हें कैलकुलेशन टेक्निक्स में सीखना ही है, इसके थ्रू ही फिर तुम आगे के क्वेश्चंस फास्ट कर सकते हो। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। एवरेज वेट, एवरेज का कोई भी क्वेश्चन सम अपॉन एन इज इक्वल टू एवरेज, बेसिक, इससे सारे एवरेज के क्वेश्चन होने चाहिए। इन अ क्लास वॉज 60.5 kg, ठीक है। तो सम ऑफ n स्टूडेंट्स इज नथिंग बट 60.5 n, ऑलराइट। व्हेन 8 स्टूडेंट्स हुज एवरेज वाज ये 65 kg, 8 स्टूडेंट्स का वो ऐड हो रहे हैं, देन द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय, ठीक है। अभी पहले n स्टूडेंट्स का सम इतना था वेट का, अभी उसमें 8 स्टूडेंट्स हुज एवरेज इज 65 kg, तो उनका सम कितना आ जाएगा, सम अपॉन 8, उनका एवरेज 65, तो 65 इंटू 8 करना है बस। सो 65 इंटू 8 इज नथिंग बट 8 5 40, 8 6 48, ये नया वेट सम है, वेट सारे स्टूडेंट्स का, ठीक है। दिस बेसिकली 60.5 n प्लस 520 डिवाइडेड बाय n करूँगा क्या, नहीं, क्योंकि ये 8 स्टूडेंट्स भी तो ऐड हुए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ना n प्लस 8, एंड इसका एवरेज उन्होंने दिया है इंक्रीज बाय 0.9, तो 60.5 में 0.9 डालूंगा, इट वुड बी 61.4। सॉल्व करो और n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 60.5 n प्लस 520 इज इक्वल टू 61.4 n प्लस 61.4 इंटू 8, 8 4 32, 3 कैरी ओवर, 8 6 48, 491.2, तो 491.2 वो साइड जाएगा, 60.5 यहाँ पे आएगा, तो बेसिकली मेरे पास रहेगा 0.9 n इज इक्वल टू 520 माइनस 491.2, तो 0.8 ऐड करो तो 8.8 ऐड कर रहा हो तो 500 हो जाएगा, 8.8 प्लस 20, सो इट वुड बी 28.8, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 288/9, डेसिमल बस एक एक यहाँ पे हटा है, ऑलराइट, 39832, ओके। आई होप क्लियर है। मैंने बेसिकली कुछ भी नहीं किया, ये फॉर्मूला यूज किया पहले इनिशियल n स्टूडेंट्स के लिए, तो उससे मेरा टोटल सम ये आया, फिर 8 स्टूडेंट्स ऐड हो रहे जिनका सम एवरेज ये, तो वो सम यहाँ पे ऐड किया, तो ये टोटल अभी पूरे क्लास का सम ऑफ वेट्स हो गया, तो उसको डिवाइडेड बाय n करूँगा क्या, सिर्फ नहीं, n प्लस 8 करूँगा क्योंकि 8 स्टूडेंट्स और ऐड हो रहे। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छे क्वेश्चंस है सारे गाइज, कोई भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो ये क्वेश्चंस, ठीक है, आते ही है, ठीक है। ऑलराइट, अपना LR स्टार्ट हुआ है। सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर, ओके, पेपर फोल्डिंग, हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। पेपर फोल्डिंग प्लस पेपर कटिंग का है, तो आई होप कि पेपर फोल्डिंग के कंसेप्ट क्लियर है, कुछ नहीं, मिरर इमेज देखना होता है। जैसे लास्ट फोल्ड यहाँ पे हुआ है, ये वाले डॉटेड लाइंस को, तो पहले मैं इसको अनफोल्ड करूँगा, तो ये वाले लाइंस के बेसिस पे मेरा अभी मैं मिरर इमेज निकालूंगा, ये जो बाकी का पार्ट है उसका, ठीक है। तो मेरा बाकी का पार्ट ऐसा है ना गाइज, मैं अगर वापस से ड्रॉ करता हूँ, यस, तो मेरा मिरर इमेज मुझे निकालना है इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट मिरर इमेज निकालना है, ठीक है। और ये मेरा डॉटेड लाइन है, मतलब इसके अगेंस्ट और एक फोल्ड है, तो पहले क्या करूँगा मैं, बस वो ना इमेज कंप्लीट करना है तुम्हें, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो है मेरी मिरर समझो, तो ये लाइन है, तो बस ये ऐसे हो जाएगा मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज मतलब तुम अगर मिरर के सामने खड़े रहते हो, राइट हैंड ऊपर करते हो, तो तुम्हारा मिरर में लेफ्ट हैंड एग्जैक्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो ये ऐसे था, बस इस केस में कैसा है कि मिरर ऐसे डायगोनली, तो वो एक अच्छा है, ठीक है, कि डायगोनली, तो इसलिए स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे इसका मिरर इमेज बनाना है, तो ये वाला पॉइंट जो है जो सबसे पास में, वो मिरर इमेज में भी सबसे पास में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ x है सपोज, तो ये a ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो दूर है मिरर से वो सबसे दूर जाएगा,
तो ये वाला पॉइंट दूर है, लेट मी यूज अ डिफरेंट थिंग, ये वाला पॉइंट दूर है तो वो पॉइंट बराबर दूर आया, ये वाला पॉइंट सबसे टच हुआ है, ये वो वाला बराबर टच होगा, तो मेरा बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये वाली लाइन तो ऐसी ही रहेगी, मिरर के अलॉन्ग वैसी ही रहेगी। फिर यहाँ तक जाऊँगा मैं, क्यों, क्योंकि ये भी तो बनाना है मुझे मिरर इमेज में, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, तो वो वाला ट्रायंगल एग्जैक्ट, क्योंकि ये डायगोनल मिरर है तो बराबर डायगोनली वो ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो मेरा शेप अभी कैसे बना है, तो अगर मैं आधा ट्रायंगल ओपन करने के बाद ऐसे बनेगा, ठीक है। सिंपल होता है मिरर इमेज, नथिंग ग्रेट, ऑलराइट, हाँ ऐसा कुछ। तो जब मेरा ऐसे बना रेक्टेंगल, तब मेरा पहला ऑप्शन तो तुरंत निकलना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन एक कट मारा है, यहाँ पे उन्होंने ऐसे क्यों कर दिया ना, ये हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए था, तो बाकी 3 में हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है हमारे पास, देखते। तो ये होने के बाद ये बन गया ना अभी मेरा, अभी मैं क्या करूँगा, अभी तीसरे, ये पहला फोल्ड था, फिर इसको ओपन किया, अभी मैं ये वाले फोल्ड को ओपन करूँगा, तो ये हो गया अभी मेरा मिरर इमेज। जो भी फोल्ड है ना, दैट वुड बी अ एक्टिंग मिरर, ठीक है। अभी ये जो स्क्वायर था उसका कैसे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट उधर ही रहेगा, ठीक है, ये पॉइंट वैसे ही रहेगा, इसका लाइन ये ऐसे हो जाएगा, इसका लाइन ऐसे हो जाएगा, क्लियर है गाइस, ये बन जाएगा। तो रेक्टेंगल 3, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर ये ऐसे ही रहेगा, इसका मिरर एज इट इज ऐसे होएगा, इसका ये सामने वाले का ऐसा, ये हो जाएगा मेरा पूरा कंप्लीट फिगर। आई होप कि क्लियर है। कौन सा आंसर है, आंसर शुड बी सी। क्लियर है गाइज, आई होप दिस इज क्लियर। पेपर फोल्डिंग पे एक्सपेक्ट कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, बेसिक सिंपल कंसेप्ट है। मिरर इमेज सारे, मतलब मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, सब में मिरर इमेज वाली कंसेप्ट है, या वाटर इमेज, तुम्हें जो भी, जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया तो दैट बिकम्स वाटर, ऐसे रहेगा तो जनरली मिरर रहता है, दैट्स इट, कुछ अलग है नहीं, दोनों में सेम ही कंसेप्ट है, बस राइट है तो सामने लेफ्ट दिखना चाहिए। जैसे अगर मैं ये ऐसे ऐसे कुछ बना है, तो ये मेरा वाटर इमेज बनाना है, तो वाटर इमेज मतलब इसको मिरर कंसिडर करो, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा बराबर से, ये ऐसे कुछ होएगा, ये सर्कल हो जाएगा, दिस वुड बी माय वाटर इमेज कुछ। और ये ऐसे कुछ बनाते तो ये वाला पॉइंट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज ही समझो, तो ये नीचे, क्यों ये नीचे जाएगा और ऐसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पॉइंट दूर है वो उतना ही डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, इतना डिस्टेंस है तो वापस से वाटर इमेज में भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो ये ऐसे किया तो वो तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो नीचे ही आएगा। जितना लाइक तुम मिरर इमेज, मिरर से 10 सेंटीमीटर अगर खड़े हो तो मिरर जो इमेज दिखेगी वो भी 10 सेंटीमीटर ही पीछे जाएगी मिरर से, ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ऑलराइट। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गाइज, इफ यू आर लाइक, मतलब तुम्हें मजा आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, ठीक है, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो बोधी ट्री चैनल को, ऑल्सो मेक श्योर कि यू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ऑलराइट। तो सिंपल है, इसमें कैसे करना है, आइडियली देखो, जितना अभी जैसे ट्रायंगल्स का पूछा है तो दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन क्वाड्रिलैटरल्स का, दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन पेंटागन, ठीक है, दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन हेक्सागन। ढूंढना क्यों, जैसे अगर ज़्यादा साइड्स वाले फिगर्स आते हैं तो कम प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे इसमें अगर हेक्सागन कितना है, 1 2 3 4 5 6 साइड वाला एक दिखा मेरे को जो एकदम नजरों पे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती कि 6 साइड वाला फिगर होना। तो ट्रायंगल्स वाला आइडियली ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे जाओ, अनलेस कुछ इजी रहेगा, जैसे ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ये आ जाना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहेगा जिसमें तुम्हें लग रहा है कि ये कैसे, ये ऐसे क्वेश्चन है ना, देखो एक तो नन ऑफ दिस ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन है प्लस नन ऑफ दिस, तुम्हारा 20 भी आया एंड यू आर वेरी श्योर कि BC ट्रायंगल है इसमें, यू आर नेवर वेरी श्योर ना कि वो सही है कि गलत है, तुम्हें हमेशा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर यू मार्क फॉर रिव्यू, कम बैक टू दिस क्वेश्चन इफ टाइम परमिट्स। तो सबसे पहले सिंगल वाले फिगर्स देखेंगे, सिंगल एक ही ट्रायंगल
है, मतलब बेसिकली मैं दो ट्रायंगल कंबाइन करके एक ट्रायंगल नहीं बना रहा हूँ, सिंगल। तो ये जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 हो गए। 10 ही ट्रायंगल है सिंगल। ऑलराइट, सिंगल वाले 10 ही ट्रायंगल है, नथिंग मोर। नाउ लेट्स ट्राई कंबाइनिंग टू ट्रायंगल्स। जैसे 2 और 1 में कंबाइन कर रहा हूँ, देखो 1 और 3 कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 9 और 10 कंबाइन हो रहा है, तो कितने हुए, ये 1, ये 2, ये तीसरा, ये 4 एंड 5 चौथा, सिमिलरली यहाँ पे पांचवा, ये छठवा, ठीक है। डबल डबल कंबाइन कर रहा हूँ, 2 वाले 6 दिख रहे हैं मुझे। अभी और ज़्यादा कंबाइन करके, ट्रिपल ट्रिपल वाले कंबाइन करके भी, मतलब 2 और मोर ट्रायंगल, जैसे अभी मैं अब अगर ये x है y है, अगर तुम 2x और 4 देखते हो, 2x और 4, ये एक ट्रायंगल हो गया, एक, ये 2 प्लस ये 3, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये 4, ये 5 और बड़ा वाला 6। गाइस समझ रहा है, आई होप कि 6 ट्रायंगल दिखे, तो मोर देन 2 वाले 6 दिख रहे। अभी मेरे ऐसे 22 ट्रायंगल्स आ रहे, तो आई एम नॉट श्योर कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। ऑलराइट, तो यू नेवर नो कि अच्छा 22 नहीं दिख रहा है, शुड आई मार्क नन ऑफ दिस एंड मूव ऑन, तो ना एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। पर मुझे अभी दिख रहा है मेरे को, मैंने कौन से ट्रायंगल्स मिस आउट किए, आई एम एबल टू सी दैट, ठीक है। तो मैं वो अभी ड्रॉ करता हूँ कौन से ट्रायंगल्स थे। तो आई थिंक ये वाले अपन ने कंसिडर किए थे मोर देन 2 के लिए, और ये वाला एक सिमिलरली दूसरे साइड पे, तो वो 6 हो गए। पर जो हमने मिस किए 22 था वो, तो जो हमने मिस किए थे वो ये वाले मोर देन 2 में ये भी आएंगे, ठीक है। हो जाएंगे फिर अपने 22 प्लस 2 24, और नहीं दिख रहे तो गो विद 24 एंड मूव ऑन। सेकेंड गेस मत करो खुद को। वंस यू स्टार्ट सेकेंड गेसिंग योरसेल्फ ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऑब्वियसली ये वाले बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चंस के लिए, तो तुम्हारा बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। इट्स बेटर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस क्विकली, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाओ। ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम स्पेंड मत करो बहुत, कुछ लिमिट डालो खुद के लिए कि नहीं मैं इतना 1 मिनट ही दूंगा, देन आई विल मूव ऑन, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन विच एग्जाम यू आर गिविंग, ठीक है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइम होता है। सिलेक्ट द फिगर, और अच्छा एम्बेडेड इजी है, रोटेशन नॉट अलाउड बोल दिया उन्होंने, ठीक है। तो ढूंढो, जैसे ये ऑप्शन वाइज ही जाना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं। जैसे ये क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे ढूंढता हूँ, मुझे ये डायगोनल लाइन ही नहीं है, तो ये तो नहीं है ये ऑप्शन में, ठीक है। डायगोनल लाइन ही नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें दिख रही डायगोनल लाइन, इसमें पॉसिबल है, इसमें डायगोनल लाइन नहीं दिख रही, तो इसमें भी हटा दो। तो अभी मैं ये दोनों में से देखूंगा, इसमें और बीच में भी एक डायगोनल चाहिए, तो ये अगर बीच में नहीं है, यहाँ पे वाला डायगोनल लेता हूँ मैं, ये वाला दिस पार्ट, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे ऐसे, और फिर मुझे यहाँ तक एग्जैक्ट इक्वल हाफ यहाँ तक, तो ठीक है दिख रहा है मुझे, ठीक है दिख रहा है कि ये पॉसिबल है। ये देखते इसमें कैसा है, इसमें एग्जैक्टली ना गाइज मैं बताता हूँ डिफरेंस, दिख रहा है डायगोनल इफ एवरीथिंग मैचेस, हाँ बीच में भी है इसमें, तो गो विद दिस ऑप्शन। रीजन बीइंग कि कभी कभी ना, मतलब अगर 2 ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, इसमें भी मैच हो रहा है, इसमें भी मैच हो रहा है, ऑलराइट, तो गो विद द स्केल ऑफ द फिगर। देखो इसको अगर मैं ऐसे बनाता हूँ ट्रायंगल स्क्वायर, तो फिगर इसके लेवल की आती है, इसको छोटा करके इसमें फिट करने की कोशिश मत करो। आई होप आई एम मेकिंग क्लियर, मतलब आई एम मेकिंग सेंस। तो गो विद दिस आंसर, इसको मार्क करो, क्योंकि इसको विथ मतलब टू द स्केल फिट कर पा रहे अपन, तो हमें छोटा या बड़ा करने की जरूरत नहीं, तो गो विद दिस आंसर, डोंट गो विद दिस आंसर। जबकि इसमें भी दिख रहा है कि वो फिट कर सकते हैं, पर इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो फिट होगा, ठीक है। गो विद ऑप्शन नंबर डी। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आस्क देम, ऑलराइट। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, ऑलराइट। एरो दिख रहा है, एरो क्यों देखा, क्योंकि तीनों डायग्राम्स में एरो है, इसमें। तो पहले ऊपर की तरफ, फिर एंटी क्लॉकवाइज देखो, एरो
एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर नेक्स्ट इसमें गया उल्टा हो गया, फिर यहाँ पे जाने के बाद एक छोड़ के इधर आया सीधा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है एरो, पहले सीधा था फिर उल्टा हो गया, फिर सीधा है, फिर चौथे डायग्राम में उल्टा होना चाहिए, तो उल्टा इसमें नहीं है। पर अच्छा डायगोनल कलर्ड कहीं पे भी कलर्ड नहीं है, सॉरी एरो पूरा वाइट ही है, तो कलर्ड एरो मत देखो। और हमें चाहिए उल्टा एरो, तो उल्टा भी नहीं, तो ऑप्शन ए होने की चांसेस हाई या नन ऑफ दिस रहेगा। तुम्हारे पास टाइम कम है, मार्क ए एंड मूव ऑन, टाइम है तो सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दिस भी तो ऑप्शन हो सकता है। ऑलराइट, तो अभी इसका लॉजिक समझ, ये पहले ट्रायंगल था फिर क्वाड्रिलैटरल हो गया गाइज, ट्रायंगल मतलब फिगर्स भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, ट्रायंगल, फिर बेसिकली आई होप कि वो भी समझा तुम्हें कि ये एरो पहले तुरंत इमीडिएट नेक्स्ट इस पे आया, फिर एक ब्लॉक छोड़ के नेक्स्ट इस पे आया, फिर दो ब्लॉक छोड़ के नेक्स्ट इस पे आएगा, ठीक है, उल्टा आएगा, तो ए होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ये दो सेक्शंस छोड़ के आना चाहिए, वो बराबर है। फिर ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलैटरल, पर ट्रायंगल के बाद कलर्ड पूरा सॉलिड क्वाड्रिलैटरल आया, ठीक है, मतलब वो अल्टरनेट हो रहा है, क्योंकि सॉलिड के बाद फिर नॉन सॉलिड पेंटागन आया, तो पहले ट्रायंगल से क्वाड्रिलैटरल मतलब +1 नंबर ऑफ साइड में हो गया, 3 से 4 हो गया, और इमीडिएटली एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आ गया, फिर ये छोड़ के ये वाला पार्ट छोड़ के यहाँ पे पेंटागन आया, फिर अभी हमारे पास सॉलिड हेक्सागन आना चाहिए, पहले इमीडिएट नेक्स्ट था, फिर एक छोड़ के था, फिर ये दो छोड़ के यहाँ पे हेक्सागन आना चाहिए पर सॉलिड, क्योंकि अल्टरनेट है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है, लॉजिकल था, अच्छा क्वेश्चन था। ऑलराइट, सीईटी, स्नैप, सीमैट किस में भी आ सकता है, टीस्नेट, ठीक है, डाल सकते हैं। ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स आस्क देम। व्हाट नंबर विल अपीयर एट द बॉटम ऑफ द लास्ट क्यूब? 1 5 4 3 4 2 4, एकदम इजी, ठीक है। एटलीस्ट कैसा है कि अगर एक ही कॉमन रहता है, जैसे यहाँ पे 1 5 4 है, यहाँ पे 2 4 3 होता सपोज, तो क्या करते अपन 4 से लेके ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक एरो बनाते, तो पहले 1 आ रहा है, 4 से उल्टा घुमा है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 1 और 3 ऑपोजिट होते थे, फिर 5 आता था, फिर 5 ऑपोजिट 2 होता था, क्यों? क्योंकि 4 से एंटी क्लॉकवाइज एरो बना रहा हूँ, तो पहले 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 और 3 ऑपोजिट, फिर बाद में 5 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 5 एंड 2 ऑपोजिट, फिर बचता क्या है 4 एंड 6 ऑपोजिट, ठीक है। पर अपना वैसा नहीं है, अपने पास 2 कॉमन है, तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, 2 कॉमन है, तो क्या करना है हमें, 5 और 4 कॉमन है, 5 और 4 कॉमन है, डायरेक्टली जो बचता है 1 ऑपोजिट 2, दैट्स इट, सिंपल। तो यहाँ पे 2 और 4 कॉमन है, यहाँ पे 2 और 4 कॉमन है, जो बचता है ऑपोजिट, अभी क्या 1 2 हो गया, 3 हो गया, बचा क्या 4 ऑपोजिट 6। व्हाट नंबर विल अपीयर एट द बॉटम इन द लास्ट क्यूब, मतलब 4 के ऑपोजिट है ना बॉटम, मतलब तो आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तुम ऐसे मत बोलो कि अरे सर नन ऑफ दिस आना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि 7 भी हो सकता है। अज्यूम कि ये तुम्हारा स्टैंडर्ड डाई है, ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, कुछ देंगे वो, ऐसे एम्बिग्यूटी नहीं रखेंगे, अनलेस अदरवाइज गिवन, अज्यूम कि ये तुम्हारा स्टैंडर्ड डाई है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ही होने वाले, ठीक है, बाकी 1 2 3 4 5 सारे दिख रहे, तो लास्ट वाला अरे 4 के ऑपोजिट तो 7 भी हो सकता है सर, तो नन ऑफ दिस अबव नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं लिखना है, 6 लिख के मूव ऑन। ऑलराइट, इन द फॉलोइंग फिगर सर्कल रिप्रेजेंट सर्जन्स, ओके, स्टैंडर्ड वेन डायग्राम का क्वेश्चन ही इजी रहेगा, सर्जन से सर्कल, ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, डॉक्टर्स है, ठीक है, रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट, ये बस तुम्हें समझ में आने चाहिए इसलिए मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे फिगर मत बनाने बैठो, इजी क्वेश्चन होते ही। प्रोफेशनल्स एंड पेंटागन रिप्रेजेंट्स इंडियंस, ओके, पेंटागन इज इंडियंस, विच नंबर रिप्रेजेंट्स इंडियन डॉक्टर्स, मतलब इंडियन मतलब पेंटागन और डॉक्टर्स मतलब ट्रायंगल, तो पेंटागन और ट्रायंगल में आना चाहिए, तो कौन से नंबर है, इंडियन डॉक्टर्स के पास जाते हैं पहले, मतलब ट्रायंगल में भी आना चाहिए, पेंटागन में भी आना चाहिए, ये वाली फिगर इसके अंदर, तो 3 या तो 5 ऑप्शन है, ठीक है, तो ये हट गए, ये हट गए। ऑलराइट, कैसे एलिमिनेट, हु आर ऑल्सो सर्जन, ठीक है, सर्जन मतलब सर्कल में भी होने चाहिए, सर्कल है ना सर्जन, तो सर्कल में भी होने चाहिए, तो इसके अंदर वाले, तो आ गया मेरा आंसर 5। सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत स्टैंडर्ड है, इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, आई होप कि समझ में आए। तो मैंने इंडियन डॉक्टर्स, तो इंडियन मतलब पेंटागन में आने चाहिए, डॉक्टर्स मतलब ट्रायंगल में, तो पेंटागन और ट्रायंगल का इंटरसेक्शन ये वाली फिगर है, उसमें 3 और 5 ऑप्शन है, तो इसलिए उन्होंने बोला हु आर ऑल्सो सर्जन्स, या उन्होंने बोला रहता हु आर नॉट सर्जन्स, तो सर्जन्स नहीं मतलब सर्कल के बाहर के होने चाहिए, तो 3 लिखते थे अपन, ठीक है, पर उन्होंने बोला हु आर ऑल्सो सर्जन्स, तो 5 लिखेंगे, सर्कल के अंदर के आने चाहिए। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, यस कोडिंग डिकोडिंग, तो नंबर्स वाला लेटर्स वाला कोडिंग डिकोडिंग जैसे तुम्हें रफ शीट मिलता है ना, ऑलवेज डू दिस, ठीक है। तुम्हें लर्न है तो ग्रेट, लर्न है तभी भी करो, क्योंकि वैसे भी खाली टाइम रहता है, जैसे रफ शीट मिलता है बहुत टाइम रहता है तुम्हारे पास, क्या करोगे इतना देर, उससे अच्छा माइंड ऑक्यूपाइड रखो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। 1 2 3 4 5 सब लिख सकते हो, या मैं ऐसे भी करता हूँ 1 5 फिर 6 10 11 13, तो अंदाज तो भी आता है एटलीस्ट 14 16 17 18 19 20 21 22 प्लस 4 26, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो अल्टीरियर इज नथिंग बट यू इज 21st, ठीक है, क्योंकि लेटर्स में कुछ नहीं, उनका फेस वैल्यू लो न्यूमेरिकल, उसके रिलेटेड ही लॉजिक रहेगा कुछ। एल इज नथिंग बट 12, टी इज नथिंग बट 20, ई इज नथिंग बट 5, आर इज नथिंग बट 18, आई इज नथिंग बट 9, आई ओ इज नथिंग बट 15, आर इज 18। अभी देखते 33 25 99 69 कितने, 4 4 पर, ओके एक लेटर मतलब एक वैल्यू हो सकता है 3 3 2 5 9 9 6 9, पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है। देखते 3 कैसे हो सकता है, यू नहीं, 3 12 सिंगल डिजिट वाला, ओके बराबर 5 है, 5 भी है 9 भी है गाइज, ओके सिंपल है, कुछ नहीं। देखो 3 3 क्यों आया है, समझ में आया, ये 21 है, ये 12 है, इट्स नथिंग बट 2 + 1 इज 3, 1 + 2 इज 3, ठीक है। फिर बराबर 2 + 0 2 आया, सिंपल है। फिर 5 आया, फिर 1 + 8 9 आया, फिर 9 आया, फिर 1 + 5 6 आया, फिर वापस से 1 + 8 9 आया। इजी क्वेश्चन है। तो नेविगेशन कैसे करोगे, नेविगेशन इज नथिंग बट n इज 14, तो 1 + 4 इज 5, तो ये हट गया, ये हट गया, 5 वाला ये है, 5 वाला ये है। a इज 1, तो बराबर a1 आ गया। v इज नथिंग बट 22, 4 आ गया। i इज नथिंग बट 9, तो 9 आ गया, दोनों जगह 9 है। नेविगेशन इज 7, 7 आ गया बराबर। नेविगे a आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, ये भी हट गया। t इज नथिंग बट 20, 2 आएगा। I इज इक्वल टू 9, O इज इक्वल टू 15, O इज 15, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए था। N इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे 5 आएगा। तो आंसर इज नन ऑफ दी अबव, ठीक है। ये 1 जो आया ना O का 15 है, मतलब 1 + 5 6 आना चाहिए था। आई होप दैट इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर गाइज। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बहुत मुश्किल भी नहीं, एट द सेम टाइम बहुत इजी भी नहीं। तुम्हें चमकना चाहिए, यू शुड बी कंफर्टेबल विथ नंबर्स, ठीक है। नंबर्स स्क्वायर्स लर्न करो, क्यूब्स लर्न करो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, टेबल्स लर्न करो 1 to 30, स्क्वायर्स 1 to 30 लर्न करो, क्यूब्स 1 to 15 लर्न करो, पावर्स लर्न करो। ये सब चीज़ें तुम कंफर्टेबल रहोगे तो ही तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग सीरीज ऑड मैन आउट, ये लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स जो है वो इजीली होएंगे, इनपुट आउटपुट, ठीक है। सो गेट कंफर्टेबल विथ नंबर्स। ऑब्वियसली तुम्हें DI वगैरह में भी काम में आने वाले। DI इज नथिंग बट परसेंटेज, एवरेजेस, रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन हो गया तुम्हारा, ठीक है। इन सब का कॉम्बिनेशन एंड कैलकुलेशन टेक्निक्स, उसका कॉम्बिनेशन DI, तो गेट कंफर्टेबल विथ नंबर्स। Now we will look at next set of questions that is related to verbal and comprehension. So question number 13, read the passage and answer the questions based on it. What is the question? How many questions are there? Okay, only one question is based on this passage. Which of the following conclusions can be drawn properly? ठीक है, so conclusion, paragraph conclusion वाला question है। paragraph क्या कह रहा है? Last year on October 19, 4 films were released. The revenue generated on the first day for each of these films was notably lower than what had been anticipated by film company executives. Surprisingly, one of these movies, the one featuring the renowned Indian actor Raj Kapoor, earned more on its first day than any of Raj Kapoor's previous movies had earned on their respective releases.
ठीक है, सो ये क्या कहना चाहता है कि 19 अक्टूबर को 4 मूवीज़ रिलीज़ हुए और जितना एंटिसिपेट किया था रेवेन्यू होगा फर्स्ट डे पे, उससे कम ही रेवेन्यू जनरेट हुआ है. एंटिसिपेशन किसने किया था? फिल्म कंपनी एग्जीक्यूटिव्स ने किया था. बट सरप्राइजिंगली वन ऑफ दीज मूवीज, द वन फीचरिंग द रिनोन इंडियन एक्टर राज कपूर, सो ये जो मूवी थी इसने फर्स्ट डे में ज़्यादा कमाया इन कंपैरिजन विद जो राज कपूर के प्रीवियस मूवीज़ थे. वो मूवीज़ ने उनके फर्स्ट डे पे जितना कमाया, रिलीज़ के दिन जितना कमाया, उससे ज़्यादा ये मूवी ने आज कमाया. सो ये एक चेंज था कि राज कपूर के प्रीवियस मूवीज़ ने फर्स्ट डे पे इतना कभी नहीं कमाया था जितना ये मूवी ने कमाया है. नाउ गिवन द इंफॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी प्रॉपरली ड्रॉन? द प्रेडिक्शंस मेड बाय द मूवी एग्जीक्यूटिव्स regarding the release day earnings of the Raj Kapoor film were less accurate than their predictions for other movies releasing on the same day. Now ये हम कह नहीं सकते, ठीक है. दिस इज, यहाँ पे कुछ एविडेंस ही नहीं है हमारे पास कि कौन सा लेस एक्यूरेट प्रेडिक्शन था. सपोज 4 मूवीज़ थी, ABCD, ठीक है, ये 4 मूवीज़ है, उसमें से B वाली वी अज्यूम कि राज कपूर की मूवी है. सो हम कह नहीं सकते कि इसका एक्यूरेसी ज़्यादा था या लेस एक्यूरेट था या मोर एक्यूरेट था. ये कहीं ऐसा कुछ एविडेंस ही नहीं है, ठीक है. अगर होता कि ए ने एंटिसिपेट किया था 100 करोड़ पर कमाए 50 करोड़, ऐसा किधर तो भी फिगर आता या सिर्फ कुछ मेंशन होता, ठीक है, कि ये मूवी ज़्यादा कमाएगी कम कमाएगी, या एक्यूरेसी का भी कुछ मेंशन होता, तो मैं मान सकता था ये ऑप्शन सही है. बट इस केस में ये ऑप्शन सही नहीं है. Raj Kapoor's movie earned more on October 19 than any of the other movies that were released on the same day. Now, passage में जितनी information दी है उससे this will be a premature statement कि आगे का हमें कुछ information ही नहीं है कि बाकी movies ने कितना पैसा कमाया first day पे. Raj Kapoor was the only actor whose movie earned more on the first day than any of his previous films had on their first day. Now until explicitly mentioned, जब भी कोई पैसेज में या ऑप्शंस में ओनली आता है, सो दिस इज़ एन एक्सट्रीम आंसर. तो सोबर स्ट्रेटेजी से हम इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है. मुझे बस इतना ही पढ़ने की ज़रूरत थी, बस ओनली तक ही पढ़ने की ज़रूरत थी, ठीक है. ओनली, मोस्ट, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स जो आए ऑप्शंस में, तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. नाउ पैसेज में हमें देखा, अगर हम पैसेज भी देखें तो कहीं भी एविडेंस नहीं है, हमें कहीं भी बताया नहीं है that Raj Kapoor was the only actor whose movie earned more on the first day than any of his previous films had on their first day. So हमें A जो मूवी है, C जो मूवी है, D जो मूवी है, उसका कुछ पता नहीं है. So ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है. Now we are down to 2 options. D देखते हैं. The amount predicted by movie executives for the first day earnings of the Raj Kapoor film was higher than any of Raj Kapoor's previous movies had earned on their first day. जो प्रेडिक्टेड अमाउंट थी, एंटिसिपेटेड था, उससे ज़्यादा फॉर द फर्स्ट डे अर्निंग्स ऑफ द राज कपूर फिल्म वॉज हायर दैन एनी ऑफ राज कपूर्स प्रीवियस मूवीज हैड अर्न ऑन देयर फर्स्ट डे, ठीक है. नाउ ये काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है. अगर आपको देखना है तो हम क्या कह सकते हैं, वापस हम पैसेज को रिविजिट कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है ये सेंटेंस, द रेवेन्यू जनरेटेड ऑन द फर्स्ट डे फॉर ईच ऑफ दीज फिल्म्स वाज नोटेबली लोअर. मतलब जो एंटिसिपेट किया था वो एक्चुअल से ज़्यादा था फॉर एनी ऑफ द मूवीज़, ठीक है. इवन फॉर राज कपूर की जो मूवी थी उसमें ही है, उसका भी यही सिनेरियो है, केस है. जो एंटिसिपेटेड रेवेन्यू था उससे कम एक्चुअल रेवेन्यू है. पर राज कपूर की मूवी में हमें एक और सेंटेंस दिया है, एविडेंस दिया है, क्या? वन ऑफ दीज मूवीज राज कपूर की अर्न मोर ऑन इट्स फर्स्ट डे दैन एनी ऑफ राज कपूर्स प्रीवियस मूवीज. सो हम कह सकते हैं कि जो राज कपूर की प्रीवियस मूवीज थी उससे ज़्यादा ही कमाया है, ठीक है. सो देखा जाए, सो हम यहाँ पे किसको कंसिडर करते हैं? प्रेडिक्टेड, द अमाउंट प्रेडिक्टेड, मतलब इसको कंसिडर कर रहे हैं. और दूसरा किसको कंसिडर कर रहे हैं? राज कपूर्स प्रीवियस मूवीज हैड अर्नड. सो अभी हमारे क्या है? एंटिसिपेटेड इज ग्रेटर देन RK's प्रीवियस मूवीज, ठीक है. द अमाउंट प्रेडिक्टेड बाय मूवी एग्जीक्यूटिव्स फॉर द फर्स्ट डे अर्निंग्स ऑफ द राज कपूर फिल्म वॉज
हायर देन एनी ऑफ राज कपूर, हायर देन, ग्रेटर देन. सो ये इक्वेशन से हमें समझता है कि ये ऑप्शन सही है. ठीक है, जैसे मैंने कहा लास्ट सेशन में कि हमें सब ऑप्शंस देखने होते हैं. ठीक है, ये ऑप्शन अब तक इज द मोस्ट करेक्ट आंसर. नाउ ई ऑप्शन क्या है? द प्रेडिक्शन मेड बाय द मूवी एग्जीक्यूटिव्स फॉर राज कपूर्स फिल्म वाज हायर देन देयर प्रेडिक्शंस फॉर अदर मूवीज रिलीजिंग ऑन October 19. ऐसा नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि ए मूवी का ज़्यादा प्रेडिक्शन था, बी का था, सी का था, डी का था. ठीक है, किसका भी हमें कुछ पता नहीं है. सो ये एलिमिनेट. सो इसका सही आंसर है डी. क्वेश्चन नंबर 14. द पैसेज गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 5 अल्टरनेट समरीज. ओके, पैराग्राफ समरी वाला क्वेश्चन है. पैराग्राफ क्या कहता है, पैसेज क्या कहता है? ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन क्लाइमेट चेंज हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली. Initially, climate change was largely viewed as a concern for the future, something that would affect generations yet to come. However, as the effects of climate change have become more apparent, the narrative has shifted. Climate change is no longer just a threat, just a future threat. It is a present reality with severe consequences. Recent scientific data points to the urgency of addressing this issue as we witness more frequent and extreme weather events, rising sea levels and loss of biodiversity. तो इसको हमें समराइज करना है. पैसेज ए क्या कहता है? क्लाइमेट चेंज वॉज वंस कंसिडर्ड अ फ्यूचर कंसर्न बट इट हैज़ नाउ बिकम अ बिनाइन इशू विथ नो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस. देखो, इतना तो सही है, पर ये जो वर्ड बिनाइन यूज़ किया है, अगर आपको बिनाइन का वर्ड नहीं, मीनिंग नहीं पता, तो बिनाइन मतलब नॉट हार्मफुल. ठीक है, पर ये पैसेज कह रहा है कि दिस इज हार्मफुल, देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस है, वेदर इवेंट्स, राइजिंग सी लेवल्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इज हार्मफुल एंड नॉट बेनाइन. सो ए ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे. बी क्या कहता है? क्लाइमेट चेंज इज अ प्रॉब्लम दैट हैज ऑलवेज बीन व्यूड एज अ प्रेसिंग कंसर्न विद सीवियर करंट इम्पैक्ट्स. ठीक है, हैज ऑलवेज बीन व्यूड ऐसा नहीं है, एज अ प्रेसिंग कंसर्न विद सीवियर करंट इम्पैक्ट्स ऐसा नहीं है. पहले इनिशियली क्या था कि इट इज समथिंग दैट इज अ कंसर्न फॉर द फ्यूचर. ठीक है, ऐसा व्यू था. सो ये मैं सोबर स्ट्रेटेजी से मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ. दिस इज समथिंग दैट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन द पैसेज. सी क्या कहता है? द परसेप्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग अ फ्यूचर इशू to a present day crisis due to increasingly visible consequences. Now ये अच्छे से summarize कर रहा है. ठीक है, ये कह रहा है the perception of climate change has shifted from being a future issue to a present day crisis. सही है, और ये बता भी रहा है due to, क्यों change हुआ? Due to increasingly visible consequences. तो यहाँ पे दिया है the effects of climate change have become more apparent. क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट अ फ्यूचर थ्रेट. यहाँ पे कुछ एविडेंस भी दिया है कि क्या विजिबल कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसे वी आर नाउ एक्सपीरियंसिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, राइजिंग सी लेवल्स एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो एज ऑफ नाउ दिस इज द मोस्ट करेक्ट, मोर करेक्ट आंसर, और अमॉन्ग द 3 ऑप्शंस दिस इज द मोस्ट करेक्ट. नाउ ऑप्शन डी देखते हैं. क्लाइमेट चेंज इज स्टिल प्रीडोमिनेंटली सीन एज अ थ्रेट फॉर फ्यूचर जनरेशंस विद नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट. ऐसा नहीं है. स्टिल प्रीडोमिनेंटली सीन एज अ थ्रेट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ऐसा नहीं है. सो दिस इज फॉल्स, मतलब जो पैसेज में दिया है उसके उल्टा हो रहा है. रिसेंट साइंटिफिक डेटा हैज शोन दैट क्लाइमेट चेंज इज नॉट एज अर्जेंट एज प्रीवियसली बिलीव्ड एंड इट्स इम्पैक्ट्स आर ओवरब्लोन. सो ये भी फॉल्स है, मतलब ये समराइज तो दूर की बात, ये सीधा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पैसेज को. सो सी इज द करेक्ट आंसर. Question number 15. In the following question, a sentence is given with a highlighted word. Identify the part of speech of the word and select the correct option. The technologically advanced and highly efficient car surpassed all expectations in the race. Technologically क्या है? Advanced है. Now advanced is an adjective that is modifying the noun car. और एडवांस को कौन मॉडिफाई कर रहा है? टेक्नोलॉजिकली कर रहा है. सो जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है वो होता है एडवर्ब. सो यहाँ पे एडवर्ब ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ द अबव. इसका आंसर है एडवर्ब. सो टेक्नोलॉजिकली इज मॉडिफाइंग एडवांस्ड.
Same, identify the part of speech. Despite his obvious fatigue, the marathon runner persevered, showcasing unwavering determination and astounding physical prowess. So persevered का part of speech in this case is a verb. Okay. Now persevered over here is an intransitive verb. मतलब जनरली इंट्रांजिटिव वर्ब्स हमें दिखते हैं पर तुरंत ध्यान में नहीं आते कि ये वर्ब है कि नहीं, बिकॉज उनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता. सपोज ऑब्जेक्ट क्या होता है, राम स्लैप्ड शाम. सो यहाँ पे वर्ब आपको समझ गया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और राम इन दिस केस इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, एक्शन क्या होता है, वर्ब होता है, और जिस पे एक्शन होती है वो ऑब्जेक्ट होता है ना. यहाँ पे हमारे केस में यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि अरे ये कौन सा वर्ड है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ना, ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इनट्रांजिटिव भी होते हैं. ठीक है, पर मैं अभी आपको बताता हूँ इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं. ना इन दिस केस स्लैप जो था ऑब्जेक्ट उसे चाहिए, ऑब्जेक्ट है उसके बाद में, सो वो है ट्रांजिटिव वर्ब. और इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब मैं कहूँगा सीट, ही सैट. ठीक है, ही सैट. अगर मैं कहता हूँ ऑन द सोफ़ा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं है, ये जो सोफ़ा है इट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन के बाद में जो आता है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं. सो इन दिस केस सैट जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है. ही स्लेप्ट एट 12 AM. सो यहाँ पे स्लेप्ट जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, सो समझ लो डिफरेंस ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ताकि आपको आगे जाके आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग सेंटेंसेस 4 पार्ट्स, वन ऑफ देम मे हैव अ मिस्टेक, मार्क द लेटर करस्पॉन्डिंग. ठीक है, एरर डिटेक्शन है. द कंप्यूटर विच आई यूज फॉर ग्राफिक डिजाइन वर्क हैज अ पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड एंड अ हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर. तो एरर यहाँ पे है. ठीक है, विच की जगह हमें दैट यूज करना है. सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ दैट कब यूज करना है और विच कब यूज करना है. ठीक है, इन शॉर्ट अगर मुझे बताना है, सो दिस इज बेसिकली देखो 3 क्लॉजेस हो सकते हैं. ठीक है, एक होता है रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, देन दूसरा होता है डिफाइनिंग क्लॉज, तीसरा होता है इसेंशियल क्लॉज. नाउ ये नाम तो अलग अलग है पर सब सेम ही है. ठीक है, कोई क्लॉज क्या करता है, कुछ सब्जेक्ट का आपके मीनिंग रेस्ट्रिक्ट कर देगा, कुछ सब्जेक्ट को आपको डिफाइन कर देगा. ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर है. सो ये क्या कर रहा है, आपका मीनिंग भी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, डिफाइन भी कर रहा है, और इसेंशियल क्लॉज भी है. इसेंशियल किस हिसाब से है कि ये क्लॉज की वजह से आपको समझता है कि हम किस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं. इफ़ यू अज्यूम, अगर हम मान लेते हैं सपोज कि 3 कंप्यूटर्स हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज या इसेंशियल क्लॉज या डिफाइनिंग क्लॉज कैसे वर्क करते हैं. नाउ देयर मे बी मेनी कंप्यूटर्स दैट द यूजर यूजेस. तो एक कंप्यूटर वो यूज़ करता रहेगा सर्फिंग के लिए, एक करता रहेगा सिर्फ मूवीज़ देखने के लिए, एक यूज़ करता होगा, ये क्या कर रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, ग्राफिक के लिए यूज़ कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं द कंप्यूटर. कौन सा कंप्यूटर, दैट आई यूज़ फॉर ग्राफिक डिज़ाइन वर्क. सो इसमें हम मीनिंग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या इसमें हम जो कंप्यूटर है उसको डिफाइन कर रहे हैं. या इसेंशियल क्लॉज है. इसेंशियल क्लॉज का क्या होता है कि जो कंप्यूटर है उसके बारे में हमें इसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है. नाउ देयर आर मेनी कंप्यूटर्स, द कंप्यूटर दैट आई यूज फॉर ग्राफिक डिजाइन वर्क, या द कंप्यूटर दैट आई यूज फॉर वॉचिंग मूवीज, द कंप्यूटर दैट आई यूज फॉर सर्फिंग. सो ये सब रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस है, या डिफाइनिंग भी कह सकते, इसेंशियल भी कह सकते. इसेंशियली ना ये तीनों सेम ही है, बस नाम अलग है. तो अगर आपको ना दैट वर्सेस विच के बारे में इन डेप्थ वीडियो चाहिए, कि इफ़ यू वांट कि मैं आपको दैट वर्सेस विच का डिफरेंशिएशन इन डेप्थ बताऊँ, तो बस आप कमेंट कीजिए वीडियो में नीचे, तो मैं एक अच्छा खासा इन डेप्थ वीडियो बना देता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18. नाउ ये भी एरर डिटेक्शन वाला है.
the decreasing market values of residential properties and land which serve as collateral for individuals seeking home loans to support their property purchases is expected to lead numerous lenders to adopt stricter credit policies or even reject loan applications this season. Now यहाँ पे subject verb agreement का error है, so is है, so ये जो है verb, ये verb जो है इसका subject क्या है, मार्केट वैल्यूज़, वैल्यूज़ क्या है, प्लूरल है, तो आप जो आपका वर्ब है इन दिस केस वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो विल सब्सटीट्यूट इज विथ आर. सो यहाँ पे अगर आर आता तो सही होता. नाउ काफ़ी स्टूडेंट्स बोलेंगे सर यहाँ तो विच यूज़ किया है, हम दैट यूज़ करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज या डिफाइनिंग क्लॉज. सो वैसा नहीं है, ठीक है. जब भी कोई क्लॉज आपके दो कॉमास के बीच में आता है उसे हम एपोजिटिव कहते हैं, ठीक है. दो कॉमास के बीच में आ रहा है तो उसे हम एपोजिटिव कहते हैं. सो जनरली एपोजिटिव जो होता है ना, दे आर नॉन इसेंशियल क्लॉजेस. मतलब उससे हमें, मतलब वो क्लॉज हो या ना हो सेंटेंस में, उससे हमें जो सब्जेक्ट है वो आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती. सो वो नॉन इसेंशियल क्लॉजेस बताते हैं जब भी कोई चीज़ें इसमें आती है, एपोजिटिव में आती है. जैसे अगर मुझे एग्जांपल देना है, Mumbai, the financial capital of India, the city of Mumbai, which is, now which यूज किया, नॉन इसेंशियल क्लॉजेस एपोजिटिव में है. The city of Mumbai, which is the financial capital of India, is in Maharashtra. ठीक है. Now ये अगर मैं निकाल भी दूँ the city of Mumbai is in Maharashtra, तो क्या मुझे जो सब्जेक्ट है सिटी ऑफ मुंबई वो आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी हो रही है? नहीं हो रही है. पर अगर सपोज मैं यहाँ से मैं निकाल देता हूँ द सिटी विच इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ इन महाराष्ट्र, तो ये क्या होता है, दिस इज नॉट अ नॉन इसेंशियल क्लॉज एनी मोर, दिस बिकम्स एन इसेंशियल क्लॉज, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं कौन सी सिटी की बात कर रहा हूँ. सो दैट्स वाई ये फिर मैं कॉमा निकाल देता हूँ. अगर मुझे सेंटेंस लिखना है तो लिखूंगा द सिटी दैट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज इन महाराष्ट्र. दैट क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इज इसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग द सिटी, कौन सी सिटी की बात कर रहा हूँ. सो इसीलिए मैंने इसको दैट यूज़ किया है. पर यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे दैट यूज़ करता हूँ ये सेंटेंस में और एपोजिटिव्स निकाल, मतलब दो कॉमास निकाल देता हूँ तो दैट लिखता हूँ, तो ये ना रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो जाता है. सो रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज मतलब मेरा मतलब क्या है कि मैं बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ एंड लैंड की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे, पर उसमें से मैं स्पेसिफिक कौन सी बात कर रहा हूँ, दैट सर्व एज कोलैटरल. अगर मैं दैट यूज़ करता हूँ तो मैं रिस्ट्रिक्ट मीनिंग रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ. देयर मे बी मल्टीपल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, सपोज 10 टाइप के रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है, पर मैं उसमें से एक की बात कर रहा हूँ, वो कौन सी, दैट सर्व एज कोलैटरल वाली. सो इन दिस केस अगर दैट यूज़ करता हूँ तो रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है. पर यहाँ पे क्या है, मैं रेस्ट्रिक्टिव यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एपोजिटिव यूज़ कर रहा हूँ नॉन इसेंशियल क्लॉज के लिए. मतलब उसका कहना है ऑथर का, जितने भी रेसिडेंशियल लैंड है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है और लैंड है, उनके सब वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम हो गए हैं. सो उस वैसा होता है दैट वर्सेस विच. और आपको इंडेप्थ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं दैट वर्सेस विच का, जैसे मैंने कहा, मैं वीडियो बना दूंगा. सो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पे आर आना चाहिए. ना ये नॉन इसेंशियल है, मतलब अगर यहाँ पे इसेंशियल क्लॉज भी होता था तो सेंटेंस कैसे बनता है, ये एक सेंटेंस है, द डिक्रीजिंग मार्केट वैल्यूज ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज एंड लैंड, और यहाँ पे उसका कंटिन्यूएशन है. ये अलग से सेंटेंस ऐड किया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए. सो यहाँ पे वैल्यूज के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. Despite the dash of the legal case, the defense attorney was able to present a dash argument that persuaded the jury. अगर आपको तुरंत कुछ समझे ना कि क्या मीनिंग आना चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव, तो
सीधा ऑप्शन होता है हमारे पास कि सीधा सब्सटीट्यूट करो. डिस्पाइट द एम्बिग्यूटी ऑफ द लीगल केस द डिफेंस अटर्नी वॉज एबल टू प्रेजेंट अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट. कोजेंट मतलब कन्विंसिंग, अच्छा आर्ग्यूमेंट प्रोड्यूस किया, अच्छा आर्ग्यूमेंट है, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है. ठीक है. डिस्पाइट द एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब इन दिस केस अनसर्टेनिटी आएगा, अनसर्टेन है. सो एम्बिग्यूटी का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन. सो उसे हम एम्बिग्यूटी कहते हैं. सो समथिंग दैट इज अनसर्टन. सो ये आ सकता है. ठीक है. सिंप्लिसिटी, कन्विंसिंग, कन्विंसिंग तो सही यूज किया पर सिंप्लिसिटी यहाँ पे नहीं आएगा. डिस्पाइट द डिफिकल्टी ऐसे आएगा, डिस्पाइट द डिफिकल्टी ऑफ द लीगल केस द डिफेंस अटर्नी वॉज एबल टू प्रेजेंट अ गुड आर्ग्यूमेंट दैट परसुएडेड द ज्यूरी. परसुएड किया मतलब कन्विंस कर लिया. ठीक है. सो ऐसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स आएंगे. सो डिफिकल्टी मतलब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आएगा, यहाँ पे गुड मतलब पॉजिटिव वर्ड आएगा. सो ये पॉजिटिव है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो हमें एक नेगेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए. कॉम्प्लेक्सिटी, इनकोहेरेंट. सो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे सही यूज़ किया है, पर जो इनकोहेरेंट है, कोहेरेंट का ऑपोजिट. कोहेरेंट का मीनिंग क्या है? लॉजिकल. इनकोहेरेंट क्या हो जाता है? इलॉजिकल. ठीक है. सो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए. सो ये भी गलत है. कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन इस मतलब उसका सिनोनिम कॉम्प्लेक्सिटी ही हो जाएगा. तो यहाँ पे सही यूज़ किया. परप्लेक्सिंग, परप्लेक्सिंग मतलब पजलिंग, मतलब और कंफ्यूज हो गई ज्यूरी, ऐसे हो जाएगा उससे. सो ये भी गलत है. होमोजीनियस और पावरफुल यहाँ पे नहीं जाएगा. डिस्पाइट द होमोजीनियस ऑफ द लीगल केस नहीं जाएगा, नहीं बैठ रहा है. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. द आर्टिस्ट वर्क इज नोन फॉर इट्स डैश थीम्स एंड द डैश नेचर ऑफ इज क्रिएटिव प्रोसेस विच कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू द नेक्स्ट. सो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नेगेटिव मीनिंग कहाँ डालना है, पॉजिटिव है या कुछ नेगेटिव पॉजिटिव मीनिंग भी नहीं है या नहीं है. ठीक है. सो हम ऑप्शंस को सब्सटीट्यूट करेंगे. द आर्टिस्ट वर्क इज नोन फॉर इट्स मेन स्ट्रीम थीम्स हो सकता है, एंड द कंसिस्टेंट नेचर ऑफ इज क्रिएटिव प्रोसेस ये भी हो सकता है, पर विच कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू द नेक्स्ट की वजह से यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं आएगा. सो यहाँ पे क्या कह रहा है? ये जो वर्ड है कंसिस्टेंट नहीं बैठेगा क्योंकि उसके वर्ड को हम एक और एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, समथिंग दैट कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू द नेक्स्ट. सो यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं आएगा. वी आर लुकिंग एट अ वर्ड मतलब कि जो बार बार चेंज होता है. ठीक है. सो ऐसे मीनिंग देने वाले से वाला वर्ड हम ढूंढ रहे हैं. एब्स्ट्रैक्ट, मेटिकुलस. नाउ एब्स्ट्रैक्ट थीम्स भी आ सकता है, बट एंड द मेटिकुलस नेचर ऑफ हिज क्रिएटिव प्रोसेस विच कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू द नेक्स्ट. मेटिकुलस का मीनिंग क्या होता है? शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल. तो इसका एक सिनोनिम है डिलीजेंट. इतना ध्यान में रखो, डिलीजेंट और मेटिकुलस और सिनोनिम्स. सो यहाँ पे हम ऐसे कुछ नहीं कह सकते कि ग्रेट अटेंशन टू डिटेल दिया है. ठीक है. सो हम साइड में रखते हैं, अभी हम इसको निकाल नहीं देंगे. जैसे इसको हमने प्योरली एलिमिनेट कर दिया. यूबिक्विटस और केओटिक. नो, यूबिक्विटस मतलब ओमनी प्रेजेंट थीम एंड द केओटिक नेचर ऑफ हिज क्रिएटिव प्रोसेस विच कैन चेंज ड्रामेटिकली. सो अभी तक ये भी नहीं जा रहा है. इसोटेरिक एंड कैप्रिशियस. सो इसोटेरिक का मतलब क्या होता है? someone or something that is understood by very few people. So esoteric का arcane करके एक वर्ड है. इट इज़ अ गुड सिनोनिम फॉर esoteric कि समझने में मुश्किल. ठीक है. सो आर्टिस्ट वर्क इज नोन फॉर इट्स esoteric themes and the capricious nature of his creative process which can change dramatically from one project to the next. capricious का मीनिंग क्या है? something that changes frequently. volatile is a good synonym. Fickle, FICKLE is also good synonym. So मैं ये कह सकता हूँ कि ये बाकियों से this is the best fit D option. So मैं इनको एलिमिनेट कर दूंगा. ट्रेडिशनल मेथोडिकल, ये भी नहीं जाता है. D is the best fit कि जो मीनिंग चाहिए which can change dramatically from one project to the next, उसमें सिर्फ capricious ही बैठ रहा है.
Okay, so that's why D is the correct answer. That's it for this video, guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel, and अग्नि परीक्षा एवरी संडे 2 to 3 PM होती है. ऐसे क्वेश्चंस डालते रहते हैं, प्लस कैश प्राइजेस भी मिलता है तुम्हें. एक तो प्रैक्टिस होती है, 20 मिनट की क्विज होती है, ऑलराइट, प्लस 20 मिनट तुम्हें पूरा बैठना है. ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ 10 मिनट में देके चलो उड़ जाते, वैसे मत सोच. टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे कॉन्स, एलआर, वर्बल के क्वेश्चंस आ रहे हैं. अभी वो कैप की शीट डाल रहे हैं, प्लस तुम्हारा फिर करंट अफेयर्स क्विज हो गया, बहुत कुछ चीज़ है. डू चेकआउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल. इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज़ एनालिसिस करके हम लोग डाल रहे हैं कि जिससे तुम्हें CMAT हो गया, ZAT हो गया, टिसनेट हो गया, जो एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस आता है तो उसमें हेल्प होगी. यूट्यूब पे तो है ही, अपडेट्स आते रहेंगे. ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.